Hey guys, welcome to Study IQ. I'm Nisha Chaudhary and I'll be teaching you English for the next 1 year. और जो स्टार्टिंग में कुछ मंथ्स में हमारी ब्रीफिंग्स रहेंगी, ब्रीफिंग यानी मैं आपको बीच बीच में जो चीज़ें बताऊंगी वो मैं हिंदी में रखूंगी, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं इस कोर्स के वो हिंदी मीडियम से हैं। तो एक बार स्टार्टिंग में 2-3 महीने मैं आपसे इंटरेक्शन जो है हिंदी में रखूंगी, और जब एक स्टेज पे आके आप कंफर्टेबल हो जाओगे लैंग्वेज के साथ में, उस टाइम में हम कम्प्लीटली इंग्लिश में कर देंगे इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारी फर्स्ट क्लास। अब फर्स्ट क्लास में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, किन किन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, वो सभी देखते हैं एक बार। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और यहाँ पे स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करें तो 4 चीज़ें आती हैं: लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। प्रैक्टिसिंग, खैर ये तो हर एक चीज़ में प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतना आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। बेसिकली ये 4 चीज़ें होती हैं। अच्छा, लिसनिंग पे आते हैं एक बार स्टार्टिंग में। लिसनिंग ये आपकी बेटर हो सकती है, जैसे आप कोई भी टीवी शोज़ देख रहे हो तो ट्राई करो कि मैक्सिमम आप इंग्लिश शोज़ देखिए, ब्रिटिश स्पेशली, अमेरिकन नहीं, स्पेसिफिकली ब्रिटिश जो सीरीज़ हैं, जो मूवीज़ हैं, आप वो देखिए, उनसे आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे होंगे। नेक्स्ट है राइटिंग। राइटिंग के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे, और राइटिंग की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, जैसे कोई भी टॉपिक उठा लिया और उसमें आप ये मान के चलिए कि आपको 2 पैराग्राफ्स लिखने ही हैं, हर हाल में लिखने हैं और इंग्लिश में लिखने हैं, तो आप लिख के देखिए, टाइम सेट करके बैठ जाइए, आप उसको लिखिए। उसके बाद में जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है तो एनालाइज करिए कि हमने कहाँ कहाँ एरर्स किए हैं, किस तरह से हम अच्छे से लिख पाए हैं इसे। तो ये आता है हमारा राइटिंग का पार्ट। नेक्स्ट आता है रीडिंग। अब रीडिंग को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो? देखिए, रीडिंग का वन एंड ओनली सॉल्यूशन है न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में भी कौन सा? द हिंदू। उसको आप रीड करिए, उसको समझिए अच्छे से, तो रीडिंग पोर्शन भी आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा, रीडिंग में एक पोर्शन रहता है प्रोनाउंसिएशन का, कि आप पढ़ तो ले रहे हो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन जब बात आती है किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने की तो आप उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गड़बड़ कर देते हो, तो वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पीकिंग। जो लास्ट पार्ट हमारा रहता है वो है स्पीकिंग का, यानी कम्युनिकेशन का। अब देखिए, स्पीकिंग में हम तभी आ सकते हैं जब हमारी लिसनिंग हो, राइटिंग हो और रीडिंग हो, यानी ये तीनों पार्ट्स जो हमारे अच्छे हैं तभी हम स्पीकिंग पे आ सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, अगर आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होंगी किसी भी लैंग्वेज की तो आप कैसे उसको बोलने पे आ जाओगे? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, और ये जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, तो ये बेसिक हैं। इनके बाद में हम आ सकते हैं स्पीकिंग पे। तो हमारी जो एजुकेशन है, बेशक अगर आप हिंदी मीडियम से हो, लेकिन आपको लिसनिंग मीन्स आप सुन के अच्छे से पहचान लेते हो कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। आपकी राइटिंग और आपकी रीडिंग ये तो अच्छी है ही, मैं ये मान के चलती हूँ कि आपकी ये चीज़ें तो अच्छी हैं ही। अगर मैं कुछ भी इंग्लिश में आपसे पूछ रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, दैट मीन्स आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं। अगर कुछ भी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, है ना। आप आइडियाज़ जनरेट करके नहीं लिख सकते, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, लेकिन अगर आपको कुछ भी बोला जाए कि आपको ये लाइन लिखनी है तो आप वो लाइन अच्छे से लिख सकते हो, तो यानी आपका राइटिंग पोर्शन भी बेटर है। नेक्स्ट आते हैं रीडिंग पे। अगर आप किसी बुक को सामने रख के अगर आप पढ़ पा रहे हो, दैट मीन्स आपका रीडिंग पोर्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी बात आती है स्पीकिंग की। स्पीकिंग का पूरा हमारा 1 साल का रहेगा ये, इसमें हम डेली स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव करना है, इस पे नए नए कंसेप्ट्स आपको बताएंगे, लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्पीकिंग यानी कम्युनिकेशन। अब देखिए, कम्युनिकेशन के लिए हम एक बार ये जानते हैं कि सबसे ज़रूरी क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, आप में से बहुतों ने सुना होगा 6 C's ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के लिए ये जो 6 C's हैं, 6 जो C हैं, इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कंप्लीटनेस, यानी हम जो भी बात कह रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। अब जैसे आप एज्यूम करिए, आप किसी से बात कर रहे हो और आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो, आपने आधा सेंटेंस बोला, आप रुक गए,
सामने वाला बोल रहा है इतने में, आपको फिर से बचा हुआ आधा सेंटेंस याद आ गया, आप फिर से बोल रहे हो, सामने वाला भी बोल रहा है, आपके वर्ड्स क्लैश हो रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इस चीज़ से बचने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप जब भी बोलो अपने आप में अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करके ही रुको, यानी कंप्लीटनेस होनी चाहिए आपके सेंटेंस में। नेक्स्ट है क्लैरिटी। अब क्लैरिटी क्या है, क्लैरिटी देख लेते हैं। यानी कि आप जो बोलना चाह रहे हो, आपका जो मैसेज है जो आप सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहे हो वो क्लियर हो एकदम। ऐसा नहीं हो कि आप बोलना तो कुछ और चाह रहे हो, निकल कुछ हो रहा है मुंह से, वो नहीं होना चाहिए। यानी क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी अबाउट योर मैसेज, आप क्या कहना चाह रहे हो, पर्पस क्या है आपका इस कम्युनिकेशन का सामने वाले पर्सन से, आपकी ये क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट सी पे आते हैं, करेक्टनेस। अब करेक्टनेस कहाँ आती है? करेक्टनेस मीन्स ग्रामर, ग्रामेटिकल करेक्टनेस। यानी अब जो बोलना चाह रहे हो, चलो ठीक है, देखिए आप कंप्लीट भी बोल लोगे सेंटेंस को, आपको ये भी पता है क्या बात करनी है सामने वाले से, किस टॉपिक पे बात करनी है, दैट मीन्स क्लैरिटी भी है आपके पास, लेकिन करेक्टनेस नहीं है। यानी करेक्ट ग्रामर आपको नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप गलत बोलोगे, आपका इंप्रेशन वहाँ डाउन हो जाएगा। ग्रामर, हमारे इस कोर्स में हम ग्रामर पे भी फोकस करेंगे। कॉम्पिटिटिव ग्रामर नहीं होगी ये सिर्फ वो वाली ग्रामर होगी जो स्पोकन इंग्लिश के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट में आते हैं कंसाइजनेस। अच्छा, अब कंसाइजनेस क्या होता है? देखिए, कंसाइज कर देना किसी चीज़ को, यानी कम करके, यानी बहुत सारे वर्ड्स में ना लिख के किसी भी चीज़ को छोटे से, मीन्स कम से कम शब्दों में बोलना, कम से कम शब्दों में अपने थॉट्स सामने रख पाना, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कंसाइजनेस। यानी अब देखिए, आप कुछ भी बात बोल रहे हो, सपोज करिए आप डेट पे गए हो, आप बोल रहे हो सामने वाले बंदी से, और आप बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो, उन बातों का कोई मीनिंग नहीं है, हालांकि आप 10 बात बोल रहे हो, उसमें से सिर्फ 2 बात काम की हैं, और आप बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो फिर भी, तो वो बेटर कम्युनिकेशन नहीं है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, सामने वाला बोर फील करने लग जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। यानी क्या, कंसाइजनेस होनी चाहिए, यानी जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही बोलिए, एक्स्ट्रा चीज़ों को एलिमिनेट कर दीजिए। ये भी एक चीज़ में से आता है कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट हम आते हैं कोहेरेंट। अब कोहेरेंट क्या होता है? कोहेरेंट का मीनिंग होता है लॉजिकल, रेशनल चीज़ें, मीन्स जो आपका मेन टॉपिक है सिर्फ वहीं तक रहिए, इधर उधर की बातें नहीं करिए। जैसे एक इडियम होता है बीटिंग अराउंड द बुश, यानी कोई भी मेन टॉपिक है आपका, उसके बाहर बाहर आप घूमते रहे हो और आप उस टॉपिक पे बात कर ही नहीं रहे, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। जो भी बात है टू द पॉइंट करो, एकदम क्लियर करो, कंसाइज्ड वे में करिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या होता है? यानी कंसिडरेशन मीन्स कंसीडर करना, सोचना, किस बारे में, कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसका ओपिनियन क्या है, आपको वो भी सोचना होगा। ये नहीं है कि चलो आपने बोल दिया, बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो, और फिर आप एक पॉइंट पे आके रुक गए, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होता। यानी कम्युनिकेशन में और स्पीकिंग में एक डिफरेंस है। स्पीकिंग में सिर्फ आप बोलते हो, कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप सामने वाले से इंटरेक्ट करते हो, आप सामने वाले को भी बोलने का मौका देते हो, आप सामने वाले की चीज़ों को भी समझते हो, तो वो चीज़ें आती है हमारी कंसिडरेशन में। अब देखिए, यानी स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ अदर्स, सामने वाले का भी ये सोचना कि वो क्या कह रहा है, उसके परसेप्शन से चीज़ें कैसी हैं, उसके बाद में ही आप अपनी अगली लाइन बोलिए। तो ये सारी हमारी आते हैं 6 C's ऑफ कम्युनिकेशन में। तो हमारे इस पूरे कोर्स में हम कम्युनिकेशन पे ही फोकस करेंगे। आगे चलते हैं, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो हमने अभी 6 C's ऑफ कम्युनिकेशन किए हैं, इन सभी को एक पार्ट जो है वो कनेक्ट करता है, स्पोकन वाला पार्ट। ये देखिए, आप राइटिंग करते हो, आप लिसनिंग करते हो, है ना, वहाँ पे आप रीडिंग करते हो, वहाँ पे इन 6 C's की ज़रूरत नहीं होती। इन 6 C's की कहाँ ज़रूरत होती है? सिर्फ स्पोकन वाले पार्ट में ज़रूरत होती है। ये चीज़ जो है, स्पोकन वाला जो पार्ट है, वो इन सभी 6 C's को कनेक्ट करता है। अच्छा, अब आगे आते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हम इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। नेटिव स्पीकर्स यानी हमें बचपन से वो एनवायरनमेंट नहीं मिला कि जहाँ पे हमारा इंटरेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज से हो सके। हमारे बचपन में मैक्सिमम ने क्या है कि या तो रीजनल कोई लैंग्वेज
अपने बोली है या फिर क्या है आपने हिंदी बोली है। तो हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं इंग्लिश के, तो कभी भी अपने माइंड में ये चीज़ मत आने देना कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो हीन भावना नहीं आने देना। हम सीख लेंगे, बेटर बनाई जा सकती है। और देखिए, इंग्लिश को जानने के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप क्या होता है हमारा? ग्रामर। यानी ग्रामर हमें आनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको एडवांस ग्रामर आनी चाहिए जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, उसकी बात नहीं कर रही। हमें एटलीस्ट बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। बेसिक ग्रामर के बिना मीन्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिना आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे इंग्लिश में। तो अब ग्रामर बहुत ज़रूरी होती है स्टार्टिंग में एक बार इंग्लिश सीखने के लिए। और जहाँ से भी जिन भी टीचर से आपने अगर ये पढ़ा है कि ग्रामर ज़रूरी नहीं होती, बस आपको भाव समझना है, और बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको टीचर्स जो कहेंगे कि ग्रामर ज़रूरी नहीं है, आपको बस वैसे आप बोलना स्टार्ट करो आपको आ जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है। आपको एटलीस्ट बेसिक ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इंटरेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आगे चलिए अभी देखते हैं। एक बार मैं आपको हमारा डेली का शेड्यूल क्या रहेगा आने वाली क्लासेस में वो बता देती हूँ। देखिए, हमारा डेली का शेड्यूल क्या रहेगा, एक बार हम वो देख लेते हैं। डेली में एक तो देखिए, क्लास हो गई, हर क्लास के बाद में मैं आपको एक टास्क दिया करूँगी, वो आपको करना है, और उस टास्क के जो आंसर्स होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में रखूँगी। तो ये हमारा डेली का रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से मैं आपको बता दूँगी, लेकिन उसके बाद में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अपने आप से मेहनत नहीं करोगे, तब तक फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं हर क्लास के एंड में आपको टास्क दिया करूँगी, आपको वो कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं क्या करूँगी, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। तो हमारे लगभग 6 से 8 मिनट्स का ये रहेगा कि जो पहले वाले दिन का जो टास्क है उसे हम कवर करेंगे। उसके बाद में देखिए, बेसिक ग्रामर हमारी रहेगी क्लास के ड्यूरेशन में अप्रोक्स 20 मिनट्स। बेसिक ग्रामर हम करेंगे, बेसिक बिल्कुल बेसिक, यानी अब जैसे आय है, आय के साथ में आप हैज़ लगाओगे या हैव लगाओगे, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, ये आती हैं बेसिक ग्रामर में, हम ये कवर करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। अब देखिए, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं तो ट्रांसलेशन तो आपको करना होगा, ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, ये रहेगी। और यहाँ पे ये वेरी करेगा टाइम, कई बार क्या होगा, ये चलो ठीक है 10 मिनट्स का सेशन रहेगा, कई बार क्या होगा ये 10 के बजाय हो सकता है आपका 30 मिनट्स तक भी खिंच जाए, एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो यानी ट्रांसलेशन का हमारा रहेगा इसमें। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन, ये आप इनमें साथ के साथ देखोगे, मैं आपको बताती रहूँगी कि जो वर्ड है पर्टिकुलर, इसे हम ऐसे नहीं बल्कि ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन का आपका रहेगा पार्ट। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ ट्रांसलेशन वाले ही पार्ट को रखेंगे, सिर्फ ग्रामर को ही रखेंगे। देखिए, हम वोकैबुलरी को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, और वोकैबुलरी कौन सी, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, जो बहुत बेसिक सी है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये वो वाली वोकैबुलरी नहीं होगी जो किसी भी एग्ज़ाम में आती है, मीन्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होगी। ये सिर्फ वो वोकैबुलरी होगी जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, जिसका हमें मैक्सिमम, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं पता होता, हमें हिंदी में पता है, हमें इंग्लिश में नहीं पता उनका मीनिंग, तो वो सारी हम कवर करेंगे यहाँ पे वोकैबुलरी सेक्शन में। वोकैबुलरी में आपके रहेंगे स्पेसिफिकली वर्ड्स रहेंगे, और इनके अलावा आपके रहेंगी फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स रहेंगी। एक्चुअली क्या होता है, जो फ्रेजल वर्ब्स है ना, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में आती है, यानी ये सिर्फ बोलचाल की भाषा में ही आती है, ये फॉर्मल में, राइटिंग में, ऐसे राइटिंग वगैरह में नहीं यूज़ होती। तो क्योंकि हम स्पोकन कर रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत सारी रहेंगी, ये भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हो अपने स्पोकन वाले पार्ट में, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी सेक्शन हो जाता है। अब देखिए, आप कोई बात कहना चाह रहे हो सामने वाले से, आपको पता भी है हिंदी में कि हाँ मुझे ये बात करनी है, लेकिन जैसे आप बोलने के लिए जैसे मुंह खोलते हो, आपके पास वर्ड्स नहीं है कि उसे बोलते क्या है इंग्लिश में, आपको ये नहीं पता। तो इससे बचने के लिए वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट में आते हैं सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दैट वोकैबुलरी। अच्छा, ऐसा नहीं रहेगा कि एक वर्ड है, मैंने आपको उसका मीनिंग बता दिया एंड दैट्स इट,
उस वर्ड को मैं प्रॉपर सेंटेंस में आपको यूज़ करके बताऊंगी कि इस वर्ड को कैसे हम किसी भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको उसका यूसेज पता हो। देखिए, जब तक आपको यूसेज नहीं पता ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी वर्ड को याद करने का। अभी भी आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत सारे वर्ड्स याद होंगे, बहुत अच्छी वोकैब भी होगी उनकी, लेकिन क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब इंटरेक्ट करते हैं हम किसी पर्सन से इंग्लिश में, तो वहाँ पे हम उन्हें उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में नहीं यूज़ कर पाते। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम सेंटेंसेस में भी उन वर्ड्स को यूज़ करें, डेली लाइफ में इंक्लूड करें और बोल के देखें। तो ये भी मैं आपको करवाऊंगी यहाँ पे। और उसके बाद में उस पर्टिकुलर डे का टास्क रहेगा। आपको बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में कि हर एक लेक्चर के एंड में मैं आपको टास्क दिया करूँगी, ताकि नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में मैं वो टास्क उठा सकूँ, उसका पूरा आपको सोल्यूशन बता सकूँ। तो ये वही टास्क है विच विल बी एक्सप्लेन्ड इन द फोर्थ कमिंग सेशन। फोर्थ कमिंग मीन्स आगे आने वाले सेशन में जो डिस्कस होगा। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा फॉर इनिशियल डेज के लिए। अच्छा देखिए, ये जो शेड्यूल है हमारा, ये सिर्फ इनिशियल डेज के लिए है। यानी ये जो ग्रामर वाला जो पोर्शन है ना, स्पेसिफिकली ये पार्ट, कि अब आप ये सोचोगे कि मैं पूरे 365 डेज आपको ग्रामर का थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, नहीं। ये सिर्फ तब तक है जब तक आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आ जाती। स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने रहेगा बस, वो भी मैंने शायद ज़्यादा बता दिया, बहुत कम ही रहेगा ये। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है बेसिक ग्रामर का, तो उसके बाद में यानी इनिशियल डेज के बाद में हम आ जाएंगे सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन में। अच्छा, सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन क्या होती है? देखिए, सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आपको दे दी जाए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ मैं, हायरिंग अ कैब, कैब को हायर करना। खैर अभी तो ऑनलाइन होता है सब कुछ, तो एक बार हम नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे ये है एट द एयरपोर्ट, अगर आप जैसे एयरपोर्ट पे हो तो वहाँ पे आपको कैसे वहाँ के स्टाफ से इंटरेक्ट करना है, तो ये क्या होगी, ये एक हमारी सिचुएशन हो गई। अब इस सिचुएशन में किस तरह से हम कन्वर्स कर पा रहे हैं सामने वाले पर्सन से, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन में। यहाँ पे क्या रहते हैं, डायलॉग्स रहते हैं, यानी कुछ सामने वाला पर्सन बोल रहा है, फिर आपको उसका रिप्लाई करना है। तो ये हम सारी चीज़ें करेंगे जब इनिशियल डेज हमारे ख़त्म हो जाएंगे, यानी इनिशियल डेज की जो ग्रामर है वो हम कवर कर लेंगे। इतनी ग्रामर हमें आ जाएगी कि हम अपनी बात सामने रख सकें। उसके बाद में हम स्विच कर जाएंगे किस पे, सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन पे। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे ये है थिएटर में गए हो आप, तो वहाँ पे आप किस तरह से इंटरेक्ट करोगे। बैंक में आप गए हो तो वहाँ पे किस तरह का इंटरेक्शन होता है, वहाँ के लिए कौन कौन से वर्ड्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। अब जैसे आप कलीग्स के साथ हो, सारे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या क्या बोल सकते हो, किस तरह से आप अपने थॉट्स को उनके सामने रख सकते हो, ये सारी चीज़ें हमारी रहेंगी सिचुएशनल कॉन्वर्सेशंस में। ये सिर्फ एक बार एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं कि इस टाइप के रहेंगे। इस टाइप के बहुत सारे मैं आपको करवाऊंगी सिचुएशनल कॉन्वर्सेशंस। लेकिन उससे पहले क्या ज़रूरी है, जो मैंने अभी आपको शेड्यूल बताया, एक बार ये कि एक बार के लिए आपकी जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी सी बिल्डअप हो जाए, थोड़ी सी अच्छी हो जाए। उसके बाद में वोकैबुलरी के बाद में आपकी जो ग्रामर है ये थोड़ी सी अच्छी हो जाए, फिर हम इस पे स्विच कर जाएंगे। अच्छा, अब देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ज़रूरी होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना, उसके उस लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना। यानी उस लैंग्वेज में जो एक सेंटेंस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंग्लिश में क्या क्या रहता है। देखिए, ये बचपन में लगभग सबने ये पढ़ा होगा। अगर वो हिंदी मीडियम से है, मैं तब भी बता रही हूँ, आपने ज़रूर पढ़ा होगा ये नाउन। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन आपने सुना होगा, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। इन सभी चीज़ों को मिला के ही एक सेंटेंस बनता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला के एक सेंटेंस बनता है, और हमें यहाँ पे सेंटेंसेस ही सीखने हैं। तो एक बार थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमें इनकी होनी भी ज़रूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की होनी भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या रहता है। जैसे ये हो गया नाउन। अच्छा, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि नाउन यानी नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सारी चीज़ें नहीं। सिर्फ इतना जान लो, नाउन यानी क्या है, नाम, बस इतना जान लो, ये आपके लिए काफ़ी है। दूसरा, अच्छा, इसमें भी आपको सिर्फ इतना जानना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं
वो गिनी जा सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गिनी नहीं जा सकती किसी भी नाम में। दैट्स इट, बस इतना सा। मैं आपको वहाँ पे नहीं लेके जाऊँगी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे मैं डिटेल्स में नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि वो ज़रूरी नहीं होते स्पोकन के लिए। बस इतना जान लो, जैसे नाउन यानी नाम, गिना जा सकता है या नहीं। जैसे स्टार्स हैं, अनकाउंटेबल, गिने नहीं जा सकते, है ना। अब जैसे पेन, बहुत सारे पेन अगर रखे हैं, हाँ वो गिने जा सकते हैं। बस इतना जान लो, यानी नाउन कोई भी नाम गिने जा सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट होता है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, आपने हिंदी में पढ़े होंगे सर्वनाम, और अगर हिंदी में भी चलो कोई ना नहीं अगर आपने पढ़े तो मैं बता देती हूँ। जैसे नाम की जगह पे जो हमारे वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम प्रोनाउन। जैसे यह, वह, वहाँ, तो ये, वे सब, तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे प्रोनाउन में। बस इतना जान लो, काफ़ी है। इसको हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में कि हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती है। आप में से सबने ये सुना होगा कि एडवर्ब, हाँ ऐसा ऐसा कुछ तो होता है, लेकिन आपको उसके रूल्स भी हो सकता है पता हो। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है अभी स्टूडेंट साइड बाय साइड, तो उसको ये भी पता होगा कि इसके रूल्स क्या होते हैं एडवर्ब के, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि एडवर्ब का काम क्या रहता है, ये क्यों हम यूज़ करते हैं, वो आपको नहीं पता होगा। तो देखते हैं एक बार कि एडवर्ब का क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है इसका। बस इतना सा देखिए, ये क्या बताती है हमें कि कोई भी काम जो है वो किस तरह से हो रहा है। देखिए जैसे वर्ब है, तो देखिए कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, सेंटेंसेस ही रहते हैं, है ना। हम सेंटेंसेस बोलते हैं, सामने वाला फिर हमें रिप्लाई देता है, उसमें वो सेंटेंसेस यूज़ करता है। तो सेंटेंसेस को एक बार देख लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। अब देखिए, आपने एक और टर्म सुनी होगी फ्रेज, जैसे हमने अभी कहा था फ्रेजल वर्ब्स, हमने अभी डिस्कस किया था, तो वही वाला फ्रेज है ये कि फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। एक बार वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो फ्रेज है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट गिव अस अ कंप्लीट सेंस, कि एक ऐसा ग्रुप वर्ड्स का कि वर्ड्स तो बहुत सारे हैं उसमें, लेकिन उनकी एक कंप्लीट सेंस नहीं आ रही है, कंप्लीट मीनिंग उनका नहीं निकल के आ रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। जैसे ये है इन द कॉर्नर। अब देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है कि बहुत सारे वर्ड्स एक साथ तो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इनका मीनिंग नहीं आ रहा है अभी निकल के, कि हमें पता नहीं है कि ये क्यों यूज़ किए गए हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया गया, वो हमें नहीं पता है। जैसे ऑफ द माउंटेन्स, अब ये भी अधूरा सा लग रहा है, कंप्लीट नहीं है अपने आप में। ऑन अ वॉल, ये भी अधूरा सा लग रहा है। तो जितने जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो ठीक है लंबे कितने ही हो सकते, कितने ही लेंदी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो उनका अच्छे से मीनिंग नहीं आ रहा है, कोई ऐसी बात जो आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, जैसे ऑफ द माउंटेन से आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ये यूज़ हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कंप्लीट सेंस निकल के आता हो कि सामने वाला बंदा कहना क्या चाह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस। अब देखिए, जैसे ये है देयर लाइज अ चेयर इन द कॉर्नर। अब यहाँ था इन द कॉर्नर फ्रेज में, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सेंटेंस में क्या है, देयर लाइज अ चेयर इन द कॉर्नर। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि इन द कॉर्नर क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ये बताया गया है देयर लाइज अ चेयर, कि वहाँ पे एक चेयर पड़ी है कॉर्नर में, ये बताया गया है। तो अब यहाँ पे कंप्लीट सेंस आ रही है हमें, तो ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है जैसे द टिप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो, यानी जो माउंटेन्स जो हैं, जो पर्वत हैं बहुत सारे, उनकी जो टिप्स हैं, उनकी जो ऊपर जो चोटियाँ रहती हैं थोड़ी सी, कि वो क्या है, वो कवर्ड है पूरी तरह से, वो किससे, स्नो से, यानी बर्फ से वो कवर हो रखी हैं। तो अब यहाँ पे ये हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ ऑफ द माउंटेन्स का मतलब क्या है, लेकिन अगर सिंपल ये लिख दिया जाए ऑफ द माउंटेन्स, तो हमें नहीं पता चलेगा, वो क्या हो जाएगा, फ्रेज। और ये क्योंकि कंप्लीट हमारा मीनिंग आ रहा है यहाँ पे, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, हमारा एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है जैसे
ये आपने बचपन में पोएम सुनी होगी, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। तो अब देखिए, ये जैसे एक लाइन आप मान के चल सकते हैं, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। अब हमें पता है कि कोई 2 पर्सन है, हम्टी और दूसरे का नाम है डम्टी, और वो कहाँ है, वो एक वॉल पे बैठे हुए हैं, वो एक दीवार पे बैठे हुए हैं। तो हमें अब पता चल रहा है कि ऑन अ वॉल, अब ये क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे। लेकिन सिंपल अगर मैं आपको बोल दूँ ऑन अ वॉल, आपको नहीं पता चलेगा, है ना। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट सेंस आ रहा है, सिर्फ वही एक सेंटेंस होता है। अदरवाइज बाकी सारी ये छोटी मोटी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारे फ्रेज में आ जाएंगी। अच्छा, अब देखिए, हमें ये पता चल गया कि सेंटेंस क्या होता है। अब सेंटेंस में भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। तो जैसे आप लगा रहे हो, प्रपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, नाउन प्रोनाउन हो गए, आर्टिकल्स हो गए, तो ये सारे किस में आते हैं, इन सबको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। यानी जो हम बोलते हैं उनके अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब वो देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या रहते हैं। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाएंगे आपके नाउन। देखिए, कोई भी बात कहने के लिए आपको सेंटेंस बोलना पड़ेगा, है ना। और सेंटेंस में क्या रहता है, सेंटेंस इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही मिलके बना होता है। तो आपको सेंटेंस अगर सीखना है तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो ये है सेंटेंस में किसी में भी, जैसे कंजंक्शन क्या होती है, प्रपोजिशन क्या होती हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया इनका भी होना चाहिए। जैसे वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है ना, नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं। बचपन में आपने एक बार सबने ज़रूर पढ़े होंगे, बेशक वो हिंदी मीडियम से ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारे एक बार तो पढ़े होंगे। तो हमें क्या करना है, एक बार उन्हें थोड़ा सा उसी नॉलेज को जो हमारे पास पहले से है उसी को थोड़ा सा हमें ब्रश अप करना है, मीन्स उसे थोड़ा सा निखारना है, और स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दोबारा से जानना है उनको। अब जैसे एडजेक्टिव्स हैं, ये आपने पढ़े होंगे, किसी बंदे की क्वालिटी बतानी है, किसी चीज़ की आपको क्वालिटी शो करनी है, तो वहाँ पे हम एडजेक्टिव लगाते हैं, एडजेक्टिव से हम वो क्वालिटी बताते हैं। जैसे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक बार पता होनी चाहिए ताकि आप अपना कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सको। अब देखते हैं इनको एक बार थोड़ा सा हम डिटेल में कर लेते हैं। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या रहता है आपका। जैसे सबसे पहला तो रहता है नाउन। अच्छा, नाउन में मैं आपको इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपको आना चाहिए नहीं। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नाउन यानी कोई भी नाम। किसी का भी अगर आप नाम ले रहे हो, किसी चाहे कोई पर्सन है, आपका दोस्त है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, अगर उसका आप नाम ले रहे हो तो वो किस में आ जाएगा, नाउन में आ जाएगा। बस इतना सा याद रख लो, नाउन यानी नाम, किसी का भी नाम। और इसमें इतना और ध्यान रख लेना कि वो जो नाम है, जो आप नाम ले रहे हो, वो गिना जा सकता है या नहीं, बस इतना। अब जैसे मैं बोल देती हूँ हवा, नाउन है, नाम है हवा, है ना, लेकिन वो गिनी नहीं जा सकती। अब मैं बोल देती हूँ किताबें, नाम है लेकिन वो गिनी जा सकते हैं। बस इनका ध्यान रखना। और ये भी क्यों, आप आगे आने वाले सेशंस में देखोगे कि जैसे हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, बस इतना। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो, नाउन यानी क्या हो गया, नाम, बस। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा सर्वनाम। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भूल गए होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए प्रोनाउन क्या होता है। जैसे एक तो मैं बोल रही हूँ, जैसे नेहा खाना खा रही है, नेहा टीवी देख रही है, नेहा पढ़ रही है, नेहा 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 हर बार मैं ये बोल रही हूँ। एक मैंने ये कहा कि नेहा खाना खा रही है, वह टीवी देख रही है, उसके बाद में वह पढ़ेगी, उसके बाद में वह ये करेगी, तो जो वह है ना, ये किस में आ जाएगा, प्रोनाउन में। बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना। प्रोनाउन में क्या क्या कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे वे, वो, वह सब, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे प्रोनाउन में। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब के लिए सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि वर्ब क्या है, कोई भी काम, जो भी आप काम करते हो वो वर्ब में आता है। मैं बोल रही हूँ तो ये वर्ब है, स्पीकिंग, है ना। आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, आप सुन रहे हो, लिसनिंग, ये भी वर्ब हो गई। तो जो भी हम बोलते हैं, मीन्स जो भी हम एक्शंस करते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, हमारे वर्ब में हो जाएंगे, है ना। अवस्था भी हो सकती है, जैसे आप क्या हो, स्टूडेंट हो, है ना, तो ये अवस्था है आपकी, है ना। अब जैसे मैं टीचर हूँ, तो ये सारी चीज़ें भी हम वर्ब में ही कवर करेंगे। लेकिन बेसिकली आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अभी के लिए वर्ब यानी कोई भी काम,
दैट्स इट, वो वर्ब। एक बार देख लेते हैं। नाउन, कोई भी नाम। प्रोनाउन, यह, वह, वे सब, वो सारे, ये सारे, ये किस में आ जाएगा आपका? प्रोनाउन में। वर्ब, कोई भी काम, वो वर्ब हो गया। नेक्स्ट में आते हैं एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब आपने सबने किसी ना किसी स्टेज पे स्कूल लाइफ में या उसके बाद में कॉम्पिटिटिव की जब आप तैयारी की होगी आपने, तब आपने ये नाम तो सुना होगा कि एडवर्ब, हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है। लेकिन आप में से बहुतों को नहीं ये याद कि नहीं पता ये कि एडवर्ब एक्चुअल में क्यों यूज़ होते हैं, होते क्या हैं एडवर्ब्स। तो देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सिंपल भाषा में हम देख लेते हैं क्या होते हैं एडवर्ब। देखो, जैसे हमने अभी ये पढ़ा, वर्ब क्या होता है? कोई काम, है ना। अब वो जो काम है वो किस तरह से हो रहा है ये हमें बताती है एडवर्ब। कोई काम किस तरह से हो रहा है, कितनी तेज़ी से वो काम हो रहा है, ये किस में आ जाएगा? एडवर्ब में। कितनी बार कोई काम हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा एडवर्ब से, है ना। एक तो हो जाए ऑलवेज की, मीन्स ये तो हमेशा ही होता है तो ऑलवेज एडवर्ब है ना। एक ये हो जाए ओकेजनली, यानी कभी कभार होता है तो ओकेजनली भी एडवर्ब में आ जाएगा। यानी कोई भी काम किस तरह से हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, किस हद तक हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? एडवर्ब में। बस इतना याद रख लेना। उसके बाद में आते हैं हम एडजेक्टिव्स पर। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे जो नाम यानी जो नाउन और जो सर्वनाम यानी जो प्रोनाउन, इनके बारे में जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, अतिरिक्त जानकारी दे, वो वर्ड्स क्या हो जाएंगे हमारे? एडजेक्टिव्स। जैसे अगर किसी, जैसे बुक की बात की जाए तो यह बुक पतली है, यह बुक मोटी है, तो पतली मोटी ये किस में आ जाएंगे? हमारे एडजेक्टिव्स में। यानी तो क्या है, क्वालिटीज़ या फिर जिसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाए वो किस में आ जाएगी? हमारे एडजेक्टिव में। तो एक बार मैं ना आपको बेसिक सा बताती जा रही हूँ, उसके बाद में हम ये करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, इनसे सेंटेंसेस भी बहुत सारे फ्रेम करेंगे। बस एक बार के लिए आप ये जान लो कि होते क्या हैं, दैट्स इट। अब देखिए अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं हम। अगला है प्रपोजिशन। अब यहाँ देखिए, प्रपोजिशन से हमें क्या पता चलता है, प्रपोजिशन हम क्यों लगाते हैं? आपने जैसे पढ़ा होगा इन, एट, ऑन, अंडर, अबव, बिलो, ये सारे किस में आते हैं? हमारे प्रपोजिशंस में। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इनकी रेलेवेंस क्या है किसी भी सेंटेंस में, वो देख लेते हैं। प्रपोजिशन हमें बताते हैं जगह, दिशा, है ना, डायरेक्शन, कि अप, डाउन, है ना, बिलो, अबोव, ये सारे प्रपोजिशन में आते हैं। समय, टाइम, तो ये सारी हमें चीज़ें पता चल जाती है किससे? प्रपोजिशन से। अभी अगर आप किसी से बात कर रहे हो और अगर आपको वहाँ पे किसी को टाइम बताना है या किसी को कोई डायरेक्शन बतानी है तो आप किसका यूज़ करोगे? आप प्रपोजिशन का यूज़ कर लोगे, है ना। और आगे चलते हैं कंजंक्शन में। अब कंजंक्शन क्या होते हैं? संयोजक। ये तो हो गया शुद्ध हिंदी का वर्ड, संयोजक। और हम नॉर्मल हमारे जो पार्लेंस है, जो बोलचाल की भाषा है, उसमें क्या बोलते हैं? जोड़ने वाले शब्द, कि ऐसे वर्ड्स जो दो चीज़ों को जोड़ सकते हैं, वो किस में आ जाएंगे? कंजंक्शन में। अब देखिए, हो सकता है आपकी बात जो है, जो आप कहना चाह रहे हो, वो एक सेंटेंस में कंप्लीट ना हो, आपको 2-3 सेंटेंसेस उसकी जगह यूज़ करने पड़े। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे? आप उन दोनों तीनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए जिस वर्ड को यूज़ करोगे ना, वो क्या हो जाएगी? हमारी कंजंक्शन। नेक्स्ट में आते हैं इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होती है? ओह, आर्टिकल रह गया बीच में। ओके, आर्टिकल्स का आपको पता है क्या होते हैं? ए, एंड, द, इनको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में आते हैं हम इंटरजेक्शन पे। अब इंटरजेक्शंस क्या होती हैं? अब देखिए, ये किसी कॉम्पिटिटिव में नहीं आती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आती इंटरजेक्शंस, लेकिन अब स्पोकन की बात आ रही है तो वहाँ पे तो आएंगी ये चीज़ें। अब देखिए, ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, यानी हम सडनली जो भी फील करने लग जाते हैं ना, उन्हें हम दिखाते हैं इंटरजेक्शन से। तो अब देखिए, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ओ, वाओ, यू, ओ, ये तो बहुत यूज़ होता है। श, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? हमारे इंटरजेक्शन में।
इनको बोलते हैं इंटरजेक्शंस। तो ये हमारे थे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सेंटेंसेस फॉर्मेशन में यूज होने वाले हैं। अच्छा, अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव इन्हें रेड में रखा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आप वोकैबुलरी जो आप पढ़ोगे, जो आप वर्ड्स आप याद करते हो, उनमें भी ये अलग अलग होते हैं। जैसे अभी कोई भी जैसे सेंटेंस है तो आप बोल रहे हो, जैसे यह पेन सुंदर है, सुंदर वर्ड यूज हो गया। इस पेन की सुंदरता बहुत ज्यादा है, अब क्या यूज हुआ है? सुंदरता। तो अब जैसे कितने सुंदर ढंग से लिखा जाता है इस पेन से, तो सुंदर ढंग से, तो आप देख रहे हो है ना, सुंदर, सुंदरता, सुंदर ढंग से। और एक और मैं कहूँ, इस पेन का सौंदर्य ही बहुत अलग है, सौंदर्य है। तो देख रहे हो, सेंस एक ही है लेकिन कितने अलग अलग वर्ड्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे हम हिंदी में इतने वर्ड्स यूज करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी सिर्फ एक ब्यूटीफुल बोल देने से काम नहीं चलता। इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स को हमें ऐसे यूज करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अब देखिए, अब अगर मैं ये कहूँ यह पेन बहुत सुंदर है, वो तो आपको सही लगेगा। यह पेन बहुत सुंदरता है, ये तो सेंस नहीं बनी, है ना। यह पेन बहुत सुंदर ढंग से है, ये भी नहीं सेंस बनी, है ना। तो आप देख रहे हो ना, जैसे हिंदी में सेंस नहीं बन रही है, वैसे ही इंग्लिश में भी नहीं बनती। सिर्फ एक वर्ड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह फिट हो जाए, उसके अलग अलग वर्जन आपको चाहिए होंगे, और वो अलग अलग वर्जन वोकैबुलरी में रहते हैं। उसका नाउन वर्जन क्या होगा, उसका वर्ब वर्जन क्या होगा, उसका एडजेक्टिव वर्जन क्या होगा, उसका एडवर्ब वर्जन क्या होगा। तो अब देखिए, जैसे एक वर्ड है ब्यूटी, अब सुंदरता, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्यूटी। अब जैसे मैं कहूँ इसे और सुंदर बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे मैं ब्यूटी बोल के काम नहीं चला सकती, वहाँ पे हमें क्या बोलना पड़ेगा? ब्यूटीफाई करना होगा इसे, यानी ये जो है ब्यूटीफाई, यानी इसे हमें सुंदर बनाना होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म की अगर बात की जाए, यानी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल ऐड हो गया एंड में, तो एडजेक्टिव फॉर्म हो गई इसकी। नेक्स्ट है ब्यूटीफुली, अब यहाँ पे एक और ly भी लग गया, यानी अब ये क्या होगी? हमारी एडवर्ब फॉर्म हो गई, है ना। अगर कहीं पे भी हमें ये चाहिए है कि सुंदरता पूर्वक या सुंदर ढंग से, अगर इस सेंस में हमें कुछ यूज करना है, तो वहाँ पे हमें ब्यूटीफुली यूज करना होगा, वहाँ पे हम ब्यूटी बोल के काम नहीं चला सकते। तो इसी तरह से, अच्छा, आपने जैसे डिक्शनरी में आपने बहुत जगह देखा होगा कि क्या रहता है, वहाँ पे ब्रैकेट में दिए रहते हैं, जैसे वी है, ADJ ये रहता है ब्रैकेट में, है ना, ADV ये रहता है ब्रैकेट में। तो ये सब क्या रहते हैं? ये वही है कि आप सेंटेंस में आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिसकी आपको ज़रूरत है ना, किसी भी वर्ड का सिर्फ वो एक पार्ट आप उठा लो वहाँ से, बस। तो अब देखिए आगे, जैसे एक वर्ड है टेरर, अब इसका मीनिंग होता है डर। अब इसी को अगर मैं ये कहूँ कि उसने मुझे डरा दिया, तो मैं क्या बोलूँगी? मैं वहाँ पे टेरर को नहीं यूज़ कर सकती। यहाँ पे अब सेंस किसकी आ रही है? डरा दिया, डरा देना, है ना। तो यहाँ पे टेरिफाई बोलना पड़ेगा मुझे, वहाँ पे टेरर नहीं बोल सकती मैं। इसी तरह से कि वह जो दृश्य है वो बहुत डरावना था, तो वहाँ पे मैं टेरर नहीं बोल सकती, टेरर सीनरी नहीं, वो नहीं बोल सकती मैं। तो वहाँ पे टेरिबल, वहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा टेरिबल सीन, टेरर सीन या टेरिफाई सीन, ये नहीं बोल पाऊंगी वहाँ पे मैं। इसी तरह से अगर हमें एडवर्ब फॉर्म की ज़रूरत होगी, यानी डरावने तरीके से, अगर इसके सेंस में हमें ज़रूरत होगी, तो क्या बोलना पड़ेगा? टेरिबली। अब देखिए, वर्ड तो एक ही है, उसी की अलग अलग फॉर्म्स यूज़ हो रही हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आई होप जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ आप समझ पा रहे हो कि वोकैबुलरी जानने के लिए भी हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हमें नाउन की ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है, एडजेक्टिव की ज़रूरत है या एडवर्ब की ज़रूरत है, ये हमें पता होना चाहिए। और सारे जो फॉर्म्स होती हैं ना, ये चारों फॉर्म्स ये अलग अलग होती हैं,
कोई भी आपको ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जहाँ पे इन चारों की जगह पे सिर्फ एक ही वर्ड हो। हर बार थोड़े थोड़े चेंजेस आते जाएंगे। हम इस पे भी ना बहुत सारी क्लासेस करेंगे आगे चल के कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है तो किसी भी वर्ड को हम एडजेक्टिव कैसे बना सकते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स लगा के हम कैसे बना सकते हैं, ये बहुत डिटेल में मैं आपको करवाऊंगी। तो अब देखिए, जैसे ये है कंटिन्यूटी, कंटिन्यू, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली, इनका रूट तो एक ही है ना, कि जारी रखना यानी कंटिन्यू, लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये इनकी फॉर्म जो है थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे इसमें कोर्स में। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, इस तरह के मैं कार्ड्स रखा करूँगी। जैसे ये हो गया हमारा फ्रेजल वर्ब का। अब जैसे यहाँ पे क्या है, वोकैबुलरी कार्ड में क्या है, लुक। अब लुक के साथ में हम अलग अलग जो प्रपोजिशंस यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इनके जैसे जैसे मीनिंग चेंज होंगे तो वो मैं आपको अभी बता दूंगी। यहाँ पे देखिए क्या होता है, फ्रेजल वर्ब में क्या रहता है कि कोई भी एक वर्ब होती है, जैसे लुक, ये वर्ब है। अब लुक के साथ में हम जितने अलग अलग प्रपोजिशंस लगाएंगे ना, ऑन, एट और बैक, आफ्टर, राउंड, तो हर बार क्या होगा, उसका मीनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इन्हीं को बोला जाता है फ्रेजल वर्ब्स। और ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होती है, ये स्पोकन में ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये आप फॉर्मल लेटर राइटिंग, फॉर्मल ऐसे राइटिंग में आप इनको नहीं यूज़ कर सकते, ये इनफॉर्मल में यूज़ होती हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि हम लुक से क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए, लुक के साथ में अगर मैं आउट को लगा देती हूँ, लुक आउट, अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू वार्न। अच्छा, ये एस बी जो होता है ना, ये होता है समबडी या समवन, यानी किसी को, यानी टू वार्न समबडी फॉर डेंजर, किसी को वार्निंग देना कि देखो हाँ वहाँ पे थोड़ा सा खतरा है। वो हम किससे बता सकते हैं, लुक आउट से। जैसे लुक आउट, ही हैज़ गॉट अ गन, कि देखो ध्यान से उसके पास गन है एक, तो वहाँ पे मैं क्या कहूँगी, लुक आउट, यानी किसी को वार्निंग देना, किसी डेंजर से बचने के लिए वहाँ पे लुक आउट यूज़ होता है। फिर देखिए, अगर लुक के साथ में मैं फॉर को यूज़ कर देती हूँ, लुक फॉर। अब लुक फॉर का मीनिंग हो जाएगा ढूंढना, टू सर्च, किसी चीज़ को ढूंढना। जैसे यू मस्ट लुक फॉर होटल्स एल्सवेयर, कि तुम्हें होटल्स को कहीं और ढूंढना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें नहीं मिलेंगे। अच्छा देखिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देखिए, होटल नहीं होती, होटल, होटल ये होती है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे अभी ये टर्म यूज़ हुई थी, ही और अपोस्ट्रॉफी एस, ये लिखा गया था यहाँ पे हिज गॉट अ गन, है ना। ये जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, ही हैज़, ही हैज़। अगर इसे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ना रख के इसे कंप्लीटली अगर हम सेपरेटली अगर इन वर्ड्स को लिखेंगे ना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ही हैज़ गॉट अ गन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्पोकन के टाइम में क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं किसी भी वर्ड को, मीन्स कम से कम, ताकि हमें बोलना पड़े, किसी भी वर्ड को हमें छोटा बनाना पड़े, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं उसे। तो इस वजह से हम इसे ही अपोस्ट्रोफी एस यूँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, लुक फॉर हो गया यानी कुछ ढूंढना। नेक्स्ट में आते हैं लुक इन। अब लुक इन किसे बोलते हैं वो देख लेते हैं, टू पे अ शॉर्ट विजिट, यानी कहीं पे एक शॉर्ट विजिट पे करना। जैसे हमारे गेस्ट आते हैं ना घर पे, कि एक बार आए, बस कहीं जा रहे थे तो, लेकिन उन्होंने सोचा कि रास्ते में है तो एक बार जाते जाते हो आए वहाँ पे भी, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं लुक इन। नेक्स्ट में आते हैं, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल लुक इन एंड से हेलो व्हेन यू हैव टाइम, कि जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम आओगे हमारे यहाँ और एटलीस्ट हेलो तो कह के जाओगे। मीन्स जाते जाते अगर कहीं भी अगर तुम्हारा ये हो कि कहीं जाना हो तुम्हें, और अगर हम रास्ते में पड़ रहे हो ना, हमारा घर रास्ते में हो, तो तुम ज़रूर आओगे वहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से ये यूज़ हुआ है यू अपोस्ट्रोफी डबल एल। अब ये क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे ही अपोस्ट्रोफी एस, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म थी, ये भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, और ये किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यू प्लस विल, यू विल। लेकिन क्या होता है कि हम यू विल बोलने की बजाय हम क्या बोल देते हैं, यूल, यूल ये बोल देते हैं। तो क्या हो गया, यूल
लुक इन एंड से हेलो व्हेन यू हैव टाइम। जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा तुम लुक इन करोगे, यानी तुम शॉर्ट विजिट पे करोगे, यानी तुम थोड़ी देर के लिए सही आओगे ज़रूर। नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड टू। अब लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग क्या होता है, ये तो बहुत बार आपने सुना होगा आई एम श्योर, यानी समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, कि अभी जो चीज़ होने वाली है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं लुक फॉरवर्ड टू। एग्जाम्पल एक बार इसका देख लेते हैं। He had worked hard and was looking forward to his retirement, यानी कि उसने बहुत मेहनत की और अभी क्या है, उसने बहुत मेहनत की थी एंड was looking forward to his retirement, और वो ये देख रहा था कि उसकी रिटायरमेंट अभी होने वाली है, वो ये आशा कर रहा था, है ना। लुक फॉरवर्ड टू यानी जो होने वाला है कि उसकी आशा करना कि हाँ अब ऐसे हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहती हूँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, यानी मैं ये आशा करती हूँ, मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि मैं आपसे मीट यानी मिल पाऊंगी, है ना, मेरी आपसे मीटिंग हो पाएगी, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ। तो वहाँ पे मैं क्या टर्म यूज़ करूँगी, लुक फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट में आते हैं लुक ऑन, टू वॉच समथिंग हैपन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। अच्छा अब देखिए यहाँ पे STH यानी समथिंग, SB मीन्स होता है somebody, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते कई बार somebody या someone, और STH मीन्स समथिंग। तो यहाँ पे लुक ऑन का क्या मीनिंग हो गया कि कुछ चीज़ वैसे ही नॉर्मली देखना, बस आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बस आप उसको दूर से देख रहे हो। तो अब देखिए जैसे लुक ऑन द ब्राइट साइड नो वन वॉज बैडली हर्ट। अब देखिए आपका कोई कोई नॉन पर्सन है, वो आपको आके बताता है कि इस तरह से एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो आप उसको क्या बोल के कंसोल करोगे, लुक एट द ब्राइट साइड, कि देखिए थोड़ी सी इसके ना ब्राइट साइड पे ये देखिए कि एटलीस्ट कोई हर्ट नहीं हुआ, आप ये देखिए, है ना। आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, आप उस एक्टिविटी में आप नहीं थे, लेकिन आप उसको बोल रहे हो, है ना, कि लुक ऑन द ब्राइट साइड, कि आप वहाँ पे देखिए, ब्राइट साइड में देखिए कि कोई हर्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं लुक ऑन का। नेक्स्ट है लुक राउंड। अब ये फिर से वही हो गया, टू विजिट अ प्लेस एंड लुक एट द थिंग्स इन इट, किसी जगह पे जाना और ये देखना कि वहाँ पे किस तरह से क्या क्या अरेंजमेंट्स हो रखी हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लुक राउंड से। अब जैसे एग्जांपल में आते हैं, I'll spend all day looking round the city, यानी मैं ऐसे ही पूरे शहर में ऐसे ही घूमते हुए देखते हुए पूरे शहर को पूरा दिन निकाल सकता हूँ। तो ये है लुक राउंड, मीन्स ऐसे ही मुआयना करना, ऐसे ही बस घूमते हुए देखना कि किस चीज़ कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है। फिर आते हैं हम लुक आफ्टर। अब लुक आफ्टर आप किसके लिए यूज़ करते हो, मीन्स टू टेक केयर ऑफ समथिंग या समबडी, आपको किसी की केयर करनी हो और ये आपको शो करना हो, केयर को आपको शो करना हो, तो वहाँ पे आप क्या टर्म यूज़ करोगे, लुक आफ्टर। अब यहाँ देखिए SB और STH यानी समबडी, किसी पर्सन के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। STH यानी समथिंग, किसी चीज़ के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है जैसे आपका कोई पेट है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसकी बहुत केयर करते हो, उसके लिए भी आप टर्म यूज़ कर सकते हो क्या, लुक आफ्टर। अच्छा कोई चीज़ है समथिंग, स्पेसिफिकली आपका फ़ोन, तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो क्या, लुक आफ्टर, यानी उसकी देखभाल करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू लुक आफ्टर यंग चिल्ड्रन। अब यहाँ पे जो, अच्छा अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले किया था, अब यहाँ पे ये था ही अपोस्ट्रोफी S। अब यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग आपको बताया था ही हैज़, जब हमने आउट वाला केस किया था, ही हैज़ गॉट अ गन, है ना। और यहाँ पे जो है ना आफ्टर वाले केस में ही अपोस्ट्रोफी S, अब यहाँ पे ये ही हैज़ नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, ही इज़ की शॉर्ट फॉर्म है ये। अब देखिए अभी आप ये देखोगे कि अभी तो आपने कहा था ही अपोस्ट्रोफी S, वो हैज़ होता है, अभी आप बोल रहे हो इज़ होता है। तो देखिए दोनों के केस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ही इज़ है तो वहाँ पे भी देखिए इज़ में भी एंड में S आ रहा है, तो उसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट करके अगर लिखेंगे सिंपल S लगा देंगे। और जैसे अगर आप ही
हैज़ बोल रहे हो, वहाँ पे भी एंड में एस आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो एंडिंग वाला जो एस है वो लग जाएगा। तो वहाँ पे ही इज़ भी बोला जा सकता है, ही हैज़ भी बोला जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपका जो सेंटेंस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ही इज़ है, ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू लुक आफ्टर यंग चिल्ड्रन, कि वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, इतना सक्षम नहीं है कि वो जो है छोटे बच्चों की देखभाल कर सके, इसका ये मीनिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, लुक बैक। अब लुक बैक को हम कब यूज़ कर सकते हैं? देखिए बैक का मीनिंग आपको पता है, यानी बैक क्या होता है? पीछे। तो लुक बैक का मीनिंग अगर हम देखें तो पीछे देखना। अब पीछे देखना ये नहीं है कि पीछे मुड़ के देखने लग जाओ, उसका ये मीनिंग नहीं होता इसका लुक बैक का। लुक बैक का मीनिंग क्या है? टू थिंक अबाउट पास्ट टाइम, जो पास्ट में आपका टाइम जा चुका है उसके बारे में अगर आप सोचते हो तो आप क्या कहोगे आप वहाँ पे? लुक बैक। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में, व्हेन आई लुक बैक आई कैन सी वेयर वी वेंट रॉन्ग, यानी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं देख पाती हूँ कि हम कहाँ गलत हो गए थे। यानी अगर कोई दो पर्सन है, उनका रिलेशन है, वो अभी बहुत अच्छा नहीं रहा जितना एक टाइम पे होता था, तो क्या सोचते हैं कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हाँ, तो मैं ये देख पाता हूँ कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं। यानी लुक बैक क्या हो गया? टू थिंक अबाउट पास्ट। नेक्स्ट है लुक अहेड। अब ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। बैक यानी पीछे देखना, पीछे मुड़ के देखना समय में, और लुक अहेड यानी आगे देखना। अब यहाँ पे देखिए, टू थिंक अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर का सोचना। एग्जाम्पल में आते हैं, द पास्ट इज पास्ट, लेट अस लुक अहेड, यानी जो पास्ट था वो तो पीछे रह गया, अभी आगे देखते हैं, अभी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो हमारे आज की लास्ट फ्रेजल वर्ब है लुक थ्रू। अब लुक थ्रू क्या होता है? टू एग्जामिन और टू रीड क्विकली, यानी टू एग्जामिन, एग्जामिन का मीनिंग क्या हो जाएगा? केयरफुली, कि बहुत बारीकी से देखना, एंड क्विकली, और जल्दी जल्दी देखना, है ना। जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाले दिन जो है वो क्या करते हैं, फटाफट से अपने सारे नोट्स को देखते हैं क्विकली, है ना, बारीकी से देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? लुक थ्रू, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल में आते हैं, He looked through his notes before the lecture। अब यहाँ पे किसी टीचर की बात हो रही है कि उसने क्या किया कि अपने जो नोट्स हैं उसे लुक थ्रू किया लेक्चर से पहले, की लेक्चर से पहले उसने क्या किया कि एग्जामिन किया, फटाफट से उसको रीड किया, फटाफट से एक रीडिंग ली लेक्चर से पहले। तो ये थी हमारी फ्रेजल वर्ब लुक। हर एक सेशन के एंड में मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स लेके आऊँगी, बहुत सारे हम वोकैबुलरी कवर कर लेंगे इसके ईयर के एंड तक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बी सेफ, stay blessed and keep practicing. Thank you.